आज एटलस श्रग्ड का रिव्यू है, वही अंग्रेजी में किताबें पढ़कर हिंदी में रिव्यू करना। मैं चाहती हूँ कि ये सारी किताबें आप सभी तक पहुँचे। ये जो किताबें हैं ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबें हैं और आज तक पढ़ी जा रही हैं, सालों पहले लिखी गई थी। क्या है इनमें ऐसा? फाउंटेन हेड का मैं आपको बता चुकी हूँ। एटलस श्रग्ड में ऐसा क्या है? ये जो ऑथर है आयन रैंड, इनकी ये आखिरी किताब है एटलस श्रग्ड। ये एक मास्टरपीस है। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। फाउंटेन हेड का जब मैंने रिव्यू किया था, फाउंटेन हेड मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। उसकी स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में उस वक्त जब ये लिखी गई थी, इट वॉज अ मास्टरपीस, ये बोला गया था। लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं, मुझे ऐसे लगा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत ब्रेनी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सब खुद को बर्बाद करने पे तुले हैं। वो जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं उसमें उनको खुशी नहीं मिलने वाली, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी वो करते जा रहे हैं क्योंकि वो कहीं पे कुछ भी एडजस्ट नहीं करना चाहते, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये दोनों किताबें देख रहे हैं आप, इन दोनों किताबों में ना तो डाइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट है ना एक्सरसाइज का। बहुत ओवरवेट मोटी मोटी किताबें हैं ये। जस्ट अ जोक। एटलस श्रग्ड, व्हाई डिड एटलस श्रग्ड, उसी के बारे में ये सारी किताब है। एक वर्ड प्रोमिनेंटली पूरी किताब में आप पढ़ेंगे, काफ़ी जगह पे उसका इस्तेमाल हुआ है, श्रग्ड। देखिए, जब आप अपने कांधों को इस तरह झाड़ देते हैं ना, आप अपनी जिम्मेदारियों को हटा देते हैं, आप उनसे पीछे हट जाते हैं। वही इस किताब के हीरो ने किया। दो हीरो हैं इस किताब में, डैग्नी टैगर्ट और जॉन गॉल्ट। आधे से ज़्यादा किताब में एक सस्पेंस बना हुआ है, हु इज़ जॉन गॉल्ट। ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये मोर देन बुक रिव्यू है, आई एम यूज्ड टू गिविंग अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स। बहुत सारी वो बातें किताबों की जो आपको सिर्फ पढ़ के पता चलती हैं, मैं इन मोर देन बुक रिव्यूज़ में आपको बता देती हूँ। तो हु इज़ जॉन गॉल्ट अभी नहीं, थोड़ा सा सस्पेंस तो हम भी बना लेते हैं, है ना। पहले इस किताब की बात करेंगे। 399 की किताब है ये, 399 ओनली। इतनी मोटी किताब आपको 399 में मिल रही है। थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि इसको पढ़ना हिम्मत की बात है। बहुत छोटे वर्ड्स हैं इसमें एकदम। अब इन छोटे वर्ड्स और 1078 पेजेस के साथ में इसको शुरू करना, फिर हर एक किताब में काफ़ी सारे ब्रेक पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आप बोर हो जाते हो या कनेक्ट नहीं कर पाते इतने अच्छे तरीके से। तो इतनी बड़ी मोटी किताब है, इसमें भी काफ़ी सारी वो जगहें हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बस एक के बाद एक इंटरेस्टिंग पेजेस चलते गए, बढ़ते गए, ऐसा नहीं है। लेकिन इस किताब की खास बात ये है कि आप इसको एक्शन थ्रिलर बोलें, आप इसको एक रोमांस नॉवल बोलें, एक साइंस थ्रिलर बोलें, वो सारी बातें इसमें जस्टिफाइड हैं। एक माइंडसेट है आयन रैंड का कि वो सोशलिस्ट के अगेंस्ट है। अब उसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं। जो कैरेक्टर्स हैं, दो हीरोज़ हैं जैसे मैंने आपको बताया, डैग्नी टैगर्ट और जॉन गॉल्ट। तो डैग्नी टैगर्ट भी बिल्कुल वैसे ही जैसे फाउंटेन हेड की एक मेन कैरेक्टर थी डोमिनिक। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सर्कल भी कंप्लीट नहीं है। जो कैरेक्टर्स हैं आयन रैंड के, जो वो प्रोफेशनल लाइफ में फेस करते हैं, वो एक अम्ब्रेला प्रॉब्लम है इस किताब में सभी की। स्टेट की तरफ से उनको कोई भी अकोमोडेट नहीं कर रहा। ये दुनिया के, ऐसा माना जाता है इस किताब में कि दुनिया के सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट माइंड्स हैं, लेकिन स्टेट इनको टॉर्चर कर रहा है इनके पोजेशंस को, इनकी अचीवमेंट्स को, इनके हार्डवर्क को नेशनलाइज करके, टैक्सेस बढ़ा के, इनको कोई फेवर नहीं देके। ये जो टॉर्चर है, ये ही इस किताब एटलस श्रग्ड की प्रॉब्लम है और यही इसकी कहानी है। एक इंसान जो बहुत मेहनत करता है, एक ऐसी मोटर बनाता है जिससे बहुत चीप एनर्जी बनाई जा सकती है, ब्रिलियंट माइंड है, कमाल का काम करता है। उसको ये एहसास होता है कि ये जो दुनिया है उसको बहुत थोड़े से लोग चला रहे हैं। वो उनको सिलेक्ट करता है, पॉइंट आउट करता है कि बस ये छोटी सी लिस्ट है,
यही लोग हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। अब इस कैरेक्टर को ऐसा क्यों लगता है, इसको समझने के लिए, इस राइटिंग स्टाइल को समझने के लिए आपको ऑथर आयन रैंड के बारे में जानना पड़ेगा। आयन रैंड जो है वो रशियन जूइश अमेरिकन राइटर है। रशियन जूइश अमेरिकन राइटर। सोवियत रशिया से 1905 में इन लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था अमेरिका में। अच्छे खासे अपर मिडिल क्लास के लोग थे, फार्मेसीज थे इनकी वहाँ पे। गवर्नमेंट ने वो सब नेशनलाइज कर दिया था। रशियन रेवोल्यूशन के बाद आयन रैंड की फैमिली ने बहुत मुश्किल समय देखा, पॉवर्टी में वो लोग रहे। जिंदगी के शुरुआती सालों में ये रेवोल्यूशन देखा आयन रैंड ने। जिंदगी के शुरुआती दिनों में अपना सारा बिजनेस, अपनी सारी फैसिलिटीज अपने हाथों से जाते हुए देखी और इस माइग्रेशन को उन्होंने फेस किया। आयन रैंड सोशलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थी। उनका ये मानना था जो दिमाग वाले लोग होते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, रिजल्ट्स निकालना जानते हैं, उनकी चीज़ें लेके सोशलिज्म के नाम पे उन लोगों को देना जो मीडियोकर्स हैं, उन लोगों को देना जो नीडी हैं लेकिन डिजर्व नहीं करते, ये बिल्कुल सही नहीं है। आयन रैंड की नॉवेल्स में, चाहे वो फाउंटेन हेड हो, चाहे वो एटलस श्रग्ड हो, आपको ये डोमिनेंट थीम देखने के लिए मिलेगा। एटलस श्रग्ड एक क्लासिक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से है। 1957 में ये पब्लिश हुई थी, लेकिन आज तक चलती जा रही है और चलेगी। इसका रीज़न एक ये है कि ये किताब बहुत फ्लेक्सिबल है। ये हर एक दौर के एक ब्रिलियंट दिमाग को पसंद आएगी। ये हर एक दौर के उस इंसान को पसंद आएगी जो मेहनत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पैरेलल हेल्प नहीं मिल रही। अमेरिका में उस दौर में जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स थे, जो बिजनेस चला रहे थे, कुछ इन्वेंट कर रहे थे, कोई बहुत अच्छी सर्विस इंडस्ट्री में था, वो सब कहीं ना कहीं स्टेट से, गवर्नमेंट से ऑफेंडेड थे, क्योंकि उनको बिल्कुल मदद नहीं मिल रही थी। टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, उनको तंग किया जा रहा था, फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा था काम करने के लिए। और रादर जो मेहनत उन्होंने की थी, जो बिजनेसेस उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, जो उनकी इन्वेंशंस थी, वो नेशनलिज्म के नाम पे, सोशलिज्म के नाम पे उनसे छीन ले रहे थे। वन ऑफ द हीरोज ऑफ द बुक, जॉन गॉल्ट की एक बहुत लंबी स्पीच है इसमें। स्पीच काफ़ी लंबी है, लेकिन जो लिखने का स्किल है उसका और जो एक्सप्रेशन है, जब आप इस स्पीच को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि आयन रैंड की उस वक्त क्या सेंसिटिविटी थी राइटिंग की। पैसे की वैल्यू को और पैसा क्यों वैल्यूएबल नहीं है, ये दोनों चीज़ें इस किताब में बहुत अच्छे से समझाई गई है। ये कहा गया है कि जिसका दिमाग तेज होता है वो अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता है। आप अपनी वैल्यूज़ को पकड़ के चलें। अगर कहीं आपने अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया पैसे के लिए, तो आगे का जितना भी रास्ता है आपको नज़रें झुका के चलना पड़ेगा, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को पैसों से मत तोलिए, पैसों से मत बेचिए उसको। आपका जो दिमाग है वही दुनिया चला रहा है, वही सब कुछ ठीक कर रहा है। कैलिबर्ड पीपल, दिमाग वाले लोगों के लिए खास एप्रिसिएशन है इस किताब में। वैल्यूज़ और एथिक्स की बहुत खूबसूरती से बात की गई है। जिस तरह ये कहा गया है कि आप अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, किसी से पैसे दे के अपना काम मत करवाइए, किसी को प्लीज़ करके अपना काम मत करवाइए। अगर आपको अपने काम पे विश्वास है, आप जानते हैं कि आपका काम बढ़िया है, तो पीआर एक्टिविटीज़ में मत पड़िए। किताब आपको घुमाएगी रेल रोड्स में, लव अफेयर्स में, बिजनेसेस में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। वो सारी अंडरस्टैंडिंग है इसमें। एक थॉट जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस की गई है। हाँ, लेकिन जो थीम है इस किताब का वो है फेयर शेयर इज़ अनफेयर, नीडी शुड बी डिजर्विंग। इस दुनिया में आए हैं तो सर्वाइव करना पड़ेगा। सिर्फ जिंदा रहना एक ऑप्शन नहीं है आपके पास। सर्वाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपना दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। सिर्फ किसी दिन उठ के कि मैं नीडी हूँ या फिर वो कोई नीडी है, उसके साथ आपको अपना शेयर बराबर बांटना पड़ेगा, ये बात ठीक नहीं है। आपके अंदर का जो हीरो है उसको मरने मत दीजिए। आपकी जो वैल्यूज़ और एथिक्स है उनके लिए आखिरी दम तक लड़ते रहिए। वही इस किताब में हुआ। जॉन गॉल्ट वो इंसान जो कहता है कि दुनिया का चक्का मैं रोक दूंगा,
वो थोड़े से इंसान जो इस दुनिया को चला रहे हैं उनको इकट्ठा करके कहीं दूर ले जाऊंगा, और वो ले भी जाता है एक अलग जगह पे। वो एक टिपिकल फिक्शन की तरह आप पहुंच जाते हैं कि एक आइलैंड है, एक अलग जगह है, वहाँ पे उनके हिसाब से सारी सुविधाएं हैं। वो सारे लोग जो दुनिया को चला रहे थे, जॉन गॉल्ट उनको वहाँ पे ले जाता है। ये आप इस नॉवल के लास्ट पार्ट में देखेंगे कि जॉन गॉल्ट उन सारे लोगों को कन्विंस करके, इकट्ठा करके अपने साथ वहाँ पे ले जाता है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, और वो माइंड नहीं करते छोटी छोटी चीज़ों से दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो इस किताब में बताई गई है कि अगर आपके पास दिमाग है, आप मेहनत करना जानते हैं, तो आप डरिए मत बिल्कुल भी नई शुरुआत करने से। रॉक बॉटम हिट कीजिए और दोबारा से खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। सोसाइटी के खोखलेपन को शुरुआत में ही आपको बता देते हैं एडी विलर्स की बचपन की एक मेमोरी से। हुआ ऐसा था कि बचपन में एक बहुत बड़ा ओक ट्री था उनके घर के पास में। वो उसे देखते थे और सोचते थे कि ये तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये नहीं टूट सकता, मर नहीं सकता, ये पेड़ इतना मजबूत है, इतना बड़ा है। अगर भगवान भी कभी इसको उखाड़ना चाहेंगे तो जिस तरह पिन के साथ बॉल लटक जाती है ना, वैसे ही ये निकलेगा और इसके साथ पूरी धरती जुड़ी हुई बाहर आ जाएगी। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक दिन बिजली कड़कती है और उस पेड़ के ऊपर बिजली गिरती है। बिजली गिरने से वो पेड़ टूट जाता है। दूसरे दिन जब एडी विलर्स उसे देखने जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो पेड़ है वो अंदर से तो खोखला है, और वो खोखला बिजली गिरने की वजह से नहीं हुआ है, उससे जलने की वजह से नहीं हुआ है। वो तो बहुत पहले से धीरे 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 खोखला होता जा रहा था। इसको आप सोसाइटी से जोड़ के सुनिएगा। सालों से वो पेड़ हल्का हल्का खोखला होते होते पूरा खोखला हो गया था। बाहर से मजबूत और खूबसूरत दिखता था। यही चीज कहीं मैं इस नॉवल में रिलेट करती हूँ कि वही बिजली जॉन गॉल्ट उस दुनिया पे, उस वक्त की दुनिया पे गिराना चाहता था। उस दुनिया को उस तरह रोक देना चाहता था और उसकी सच्चाई दिखाना चाहता था लोगों के सामने। देखिए, दिमाग की वैल्यू की बात है कि जॉन गॉल्ट को आखिर में गवर्नमेंट पकड़ लेती है। पहले तो उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं कि देखो तुम ये ले लो, तुम ये पोजीशन ले लो, लेकिन आ जाओ वापस, दोबारा से दुनिया को संभालो, तुमने वाकई ही दुनिया का चक्का रोक दिया है, दुनिया रुक गई है, आप लोग वापस आ जाओ। वो कहता है नहीं, मैं नहीं आऊँगा। टॉर्चर किया जाता है। इन लोगों के जाने के बाद जो दुनिया में तरक्की के नाम पे चीज़ें हो रही थी वो नेगेटिव चीज़ें बन रही थी, जैसे टॉर्चर करने की मशीन्स, इस तरह की चीज़ें। तो वही टॉर्चर करने की मशीन जॉन गॉल्ट के लिए आती है, लेकिन देखिए बिजली चली जाती है, ब्लैकआउट हो जाता है। जब आप इन लाइंस को पढ़ रहे होंगे तो एक मुस्कुराहट आ जाएगी आपके चेहरे में कि देखा मैं जीत गया। वो जॉन गॉल्ट की फीलिंग्स को आप महसूस कर सकेंगे। इस किताब को पढ़कर ये भी चीज़ बहुत समझने वाली है कि एक क्रिएटिव माइंड को, एक मेहनत करने वाले दिमाग को एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। उसको ये कहना कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाइए, दुनिया के लिए और बढ़िया कीजिए, हम आपके साथ हैं, वो बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेल्फ ड्रिवन हैं, जो सिर्फ अपने सेल्फ एक्यूमुलेशन के लिए चीज़ें नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें वो इन्वेंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बना रहे हैं जो दुनिया के लिए बहुत अच्छी है। इन लोगों को एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन किस चीज़ को आप बांटेंगे और किस चीज़ में आप मदद नहीं करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। एटलस श्रग्ड में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये हिम्मत करी कि गवर्नमेंट के चेहरे पे ये बोल सके कि नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, दिस इज़ नॉट फेयर। ये किताब एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक नॉवेल्स में भी आ सकती है, क्योंकि आयन रैंड ने बड़ी खूबसूरती से डैग्नी टैगर्ट के लव अफेयर्स को स्क्रिप्ट किया है। जेम्स टैगर्ट, हैंक रियार्डन, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें। आयन रैंड के बचपन के बारे में आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये बहुत पहले से एक बहुत टैलेंटेड फीमेल थी, स्क्रिप्ट लिखती थी, डिबेट्स बहुत अच्छे करती थी, चीज़ों को समझती थी, बहुत ऑब्जर्वेंट थी। तो शायद जब इस किताब को पढ़ा तो आप यही समझ के चल सकते हैं कि ये एक मूवी की स्क्रिप्ट चल रही है, कंप्लीट स्क्रिप्ट है ये मूवी की। वही सोच के उन्होंने उस वक्त ये लिखी होगी। लगता है
कि कुछ पेजेस उसके कम हो सकते थे, लेकिन क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन है इसलिए 1078 पेजेस जस्टिफाइड है। मैं इसे एक मैजिकल फिक्शन कहूँगी। फाउंटेन हेड के फेवर में मैं अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल नेगेटिव बुक लगी। सारे कैरेक्टर्स सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, सारे कैरेक्टर्स ये जानते हैं कि जो चीज़ मैं पाना चाहता हूँ उसमें मैं खुश नहीं रहूँगा, मुझे बहुत मुश्किलें आएंगी। इतनी सी एडजस्टमेंट कहीं किसी कैरेक्टर में नज़र नहीं आती। एटलस श्रग्ड शायद वैसी ही है, लेकिन लोग ऐसे क्यों हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, वो बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। सो इट इज़ अ सुपर वेल डन। ये किताब एक बैंक है कोट्स का। कुछ कोट्स एटलस श्रग्ड की मैंने निकाली है, वो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर पढ़ेंगे। कोट्स टू नो एंड कोट्स टू लर्न है वो। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल हिमाचल वायर, क्योंकि बहुत सारे बुक रिव्यूज़ जो मोर देन बुक रिव्यूज़ है, और स्पॉयलर्स देती हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है स्पॉयलर्स देना, क्योंकि उसी से आप किताबों से जुड़ते हैं। किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एटलस श्रग्ड तो बनती है। थैंक यू।